तो हम ए बी सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि नॉन कंडक्टिंग है और इस पे सरफेस मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है, रो। रो का मतलब तुम्हें पता है डी क्यू बाई डी वी। चलो हमें ए बी सी 3 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि ए पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा। अब यदि मैं ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूँ पॉइंट ए के लिए, तो सबसे पहले मुझे ये सॉल्व करना होगा कि इनक्लोज्ड चार्ज कितना है ना। इनक्लोज्ड चार्ज की बात करेंगे हम। तो देखो इनक्लोज्ड चार्ज मतलब डी क्यू इक्वल्स टू रो इंटू डी वी लिख सकते हैं। इंटीग्रेट करो तो क्यू इंटू डी वी, ऐसे ही आएगा रो इंटू डी वी। अब रो डीवी क्या लिखोगे, 4 पाई r² इंटू डी आर, और इसी को सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम ही आता है, ठीक है, 4 पाई r³ तुम डायरेक्ट कर सकते थे बट सिंपल मैंने ये बता दिया। तो रो एंड ये हमारे पास क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है। ये जो हमने टर्म अभी सॉल्व किया ये क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड। अब यदि मैं गॉस लॉ लगाता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, ई डॉट एरिया का क्लोज्ड इंटीग्रल इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ए पॉइंट पे सेम होगा, एरिया वेक्टर ऊपर है ना, तो दोनों का डॉट में कॉस थीटा जो है वो 1 के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाला, एरिया का इंटीग्रेशन सिंपल आ जाएगा 4 पाई r² और क्यू इनक्लोज्ड क्या लिखोगे, रो इंटू 4/3 पाई r³ डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। कैंसिल करो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r² से ये कैंसिल, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू आ जाएगा रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। और इसी को यदि तुम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो, तो E इक्वल्स टू रो r वेक्टर 3 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में है, तो रेडियल यानी कि r जो यहाँ पे रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल हम इस पे एरो का साइन दे देंगे। जल्दी से नोट करना। नोट कर लेना, डन का मैसेज करना। देखो तो ये हमने जो सॉल्व किया है ना, ये है r लेस देन कैपिटल R के लिए। अब हम बात करेंगे कि r इक्वल्स टू कैपिटल R है। अब सोचना ध्यान से, मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखना है कि रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R³ किसके बराबर होता है, क्यूब क्यू के, है ना। तो ये हमने अज्यूम कर लिया है कि इस स्फीयर पे कंप्लीट चार्ज जो है ना वो कैपिटल क्यू के बराबर है, ठीक है। रो इंटू 4/3 पाई r³ इक्वल्स टू क्यू, ये हमने मान लिया। तुम खुद सोच के देखो, यदि मैं r इक्वल्स टू कैपिटल R अज्यूम करता हूं तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना होगा, मैसेज करो। यदि मैं r इक्वल्स टू R अज्यूम करता हूं कैपिटल R के इक्वल, तो क्यू इनक्लोज्ड हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, क्यू के बराबर। तो जब चार्ज इनक्लोज्ड क्यू के बराबर होगा तो इसका सिंपल सा क्या मतलब है, क्यू इनक्लोज्ड क्यू। अब बस सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। तो ई इंटू में डायरेक्ट लिखूं, ई डॉट डी एरिया इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एरिया में क्या आएगा बताओ, 4 पाई r², क्यू इनक्लोज्ड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई
आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। चलो ये तो हमने सेकेंड के लिए देखा। एंड सोचो मैं तुमसे कहता थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट क्या है कि आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है। मतलब अब हम बाहर के पॉइंट को अज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे यदि मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूं, देखो हम बी पे भी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बी पे गॉसियन सरफेस सेम आएगा जो स्फीयर जैसा है, इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि ओवरलैप ही हो जाना है फाइनली इस वजह से। चलो हम सी के लिए देखें, तो सी के लिए मैं सेम सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्यू इंक्लोज्ड क्या इस बार भी क्यू के बराबर होगा क्या? बिल्कुल सही। बस लगाओ फिर से, क्या लिखोगे? ई डॉट एरिया इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई और एरिया में क्या लिखोगे? 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल आर आएगा इस पर, क्यू इनक्लोज्ड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई यहाँ से क्या आया बताओ? क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो रिजल्ट आया है ना, उसे हम एनालाइज करेंगे। पहले ये नोट करो, फिर एनालाइज करते हैं। देखना रिजल्ट को हम कैसे एनालाइज करेंगे, ध्यान से देखना। मैं जो पॉइंट बोलने वाला हूँ ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में ये सेम पॉइंट रिपीट किया था। क्या एक्सटीरियर पॉइंट के लिए, बाहर के पॉइंट के लिए, क्या मैं फिर से ये कह सकता हूँ इस कंडीशन के लिए भी कि इस कंप्लीट स्फीयर के चार्ज को हम सेंटर पे अज्यूम करके एज अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं? सही है ना? सही है ना? बिल्कुल। अब हमें इस पे ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो ग्राफ करते हैं ड्रॉ। ग्राफ करेंगे ड्रॉ। तो देखो ग्राफ को यदि अच्छे से, हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने एक्सप्रेशन सॉल्व करा है उसे तुम ध्यान से देखो। तो जब r लेस देन कैपिटल R है, उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड r के प्रोपोर्शनल है, और उसके बाद 1/r² के प्रोपोर्शनल। तो मैं कह सकता हूँ कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? r के। और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये सिंपल KQ/r²। ये ग्राफ है, ड्रॉ कर लो। करो तो सॉल्व जल्दी से।
हमें रो गिवन है, ए बाई आर कर लो, है ना, ए बाई आर। रो कितना गिवन है, ए बाई आर, ठीक है, 0 से आर तक ये वैलिड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में r/2 और 3r/2 पे सॉल्व करना है। करो तो जल्दी से, बताओ क्या आएगा आंसर। रो इक्वल्स टू ए बाई आर है। ये क्वेश्चन नहीं, तुमने सिर्फ चार्ज इनक्लोज्ड सॉल्व किया होगा, तुमने सिर्फ चार्ज इनक्लोज्ड सॉल्व किया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं किया होगा। हाँ तो तुम चाहो तो पिछले रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि यदि यही इक्वेशन हो तो ए बाई आर ही लिया हो तो, अदरवाइज तो हमें प्रॉपर एक बार प्रॉपर ही सॉल्व करो ना। कैसे करेंगे बताओ। तो पहले जैसे पिछले क्लास में हमने इनक्लोज चार्ज सॉल्व करा है, वो हम पहले इसमें भी करेंगे, और जैसे इनक्लोज चार्ज पता लग गया तो ई डॉट एरिया इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। और एरिया की जगह क्या लिखोगे, 4 पाई r/2 का स्क्वायर। करो सॉल्व। देखो सबसे पहले मैं एक सॉल्व कर देता हूँ, बाकी तुम खुद करोगे। r इक्वल्स टू r/2, सिंपल समझते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी जो रो है ना वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, ए बाई आर के अकॉर्डिंगली, राइट। तो हम सबसे पहले क्यू इनक्लोज्ड सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो सिंपल डी क्यू इक्वल्स टू रो इंटू डीवी, करो इंटीग्रेट, तो इधर से क्यू, रो कितना है बताओ, ए बाई आर, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई r² इंटू डी आर। इसे कैंसिल होगा, और इंटीग्रेट करो कहाँ से कहाँ तक, 0 से r/2, क्योंकि हम पहले r/2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। बाहर निकालो कांस्टेंट, 4 पाई a डायरेक्ट लिखूं तो यहाँ से आएगा r²/4, ठीक है, इसे कैंसिल होगा, और q इक्वल्स टू आया π/a r², ठीक है। तो ये हमें चार्ज इनक्लोज पता लग गया। फिर क्या करेंगे बताओ, ई डॉट डी एरिया इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही जो मैंने सॉल्व किया है क्यू इनक्लोज्ड है ना। अब देखो डी एरिया की जगह क्या लिखोगे, 4 पाई r/2 का स्क्वायर, और क्यू इनक्लोज्ड कितना आएगा, π/a r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल आएगा E इंटू 4 पाई r² अपॉन 4 इक्वल्स टू π/a r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो ध्यान से, क्या आएगा, a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है ना, देख लेना। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड a अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है क्या, देखो। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। हाँ यार, यहाँ 4 तो नहीं आएगा ना, नहीं सही तो लिखा हूँ, 4 पाई r² से, इससे 4 से 4 कैंसिल तो हो गया। कहाँ पे कहीं मिस्टेक है क्या, क्यू इनक्लोज्ड में डिवाइड बाई 2 आएगा, हाँ r²/2 आएगा। r²/2 कैसे आएगा, हाँ एक 4 भी आएगा और एक 2 भी आएगा, इंटीग्रेशन वाला 2, सही बोल रहे हो। तो यहाँ पे 2 का टर्म रह जाएगा, फिर इधर एक 2 का टर्म, और इधर एक 2 का टर्म, सही बोल रहे, इंटीग्रेशन में अपॉन 2 रहता है ना, हाँ सही बात। चलो ये समझ में आ गया हो, यस का मैसेज करो।
सेकेंड कंडीशन के लिए क्या करते हैं, सेकेंड कंडीशन के लिए हम इंटीग्रेशन में 0 से r का लिमिट लगाते, क्यों क्यों क्योंकि चार्ज तो सिर्फ r तक ही फैला हुआ है, भले ही हमें 3r/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जरूर है, बट चार्ज कहाँ तक फैला हुआ है, r तक ही फैला हुआ है। तो जो मेरा Q इनक्लोज्ड होगा वो 0 से r तक इंटीग्रेट करके आएगा। तुम यहाँ लिमिट भी देख सकते हो, हमें दिया गया r तक ही ये फंक्शन वैलिड है, ठीक है। तो इससे यदि मैं सॉल्व करूं, देखना एक बार, तो यहाँ से आ जाएगा 4 पाई और r² बाई 2। तो क्या यहाँ से 2 पाई a r² आएगा क्या, देखो एक बार, चार्ज इनक्लोज 2 पाई a r² है ना, ये आ जाएगा। अब बस हमें इसमें क्या करना है, मैं एक बार फाइनल स्टेप लिख देता हूँ। आसान है ना, सिंपल इंटीग्रेशन कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। देखना, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं बताओ, डायरेक्ट लिखूं, 4 पाई, एरिया कितना आ जाएगा 3r/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई a r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो, आंसर। चलो इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। समझ आया हो यस का मैसेज करना। चलो कुछ अच्छे क्वेश्चंस आज देखेंगे। देखना ध्यान से। देखो, हमारे पास दो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ये दोनों नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग। और एक पे चार्ज डेंसिटी प्लस रो का है और एक पे चार्ज डेंसिटी माइनस रो का है। तो ये जो कॉमन सेक्शन है ये न्यूट्रल होगा, हाँ उतना ही आएगा। 2a/9 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है क्या सेकेंड पार्ट का आंसर, हाँ यही है यही है, ठीक है। देखो, तो ये जो कॉमन पार्ट है ये न्यूट्रल होगा, क्यों न्यूट्रल होगा बताओ, क्योंकि इधर प्लस और इधर माइनस, तो नेट तो कैंसिल ही होना है, सही है। अब तुमसे जो क्वेश्चन पूछा गया ध्यान से सुनना, इस स्फीयर का सेंटर C1 मानता हूं और इस वाले के स्फीयर का सेंटर C2, इन दोनों के बीच ना गैप हमें D का गिवन है, ठीक है, और इधर कहीं पॉइंट है A, इधर कहीं पॉइंट A है, और हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट A। क्वेश्चन समझ में आया क्या तुम्हें, एक कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे प्लस रो का डेंसिटी, एक पे माइनस रो का डेंसिटी, दोनों को इस तरीके से डायग्राम में दिखाया गया है, और ए पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, तो हमेशा ध्यान रखना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। सोचो क्या होगा आंसर, फिर मैं करता हूँ सॉल्व।
देखो सोचते हैं, एक बात बताओ मुझे, ये जो ए पॉइंट है, कुछ भी नहीं गिवन है, सोचो, ये जो ए पॉइंट है, क्या ये पॉइंट ए दोनों ही स्फीयर के लिए इंटरनल पॉइंट है क्या? पॉइंट ए जो है वो दोनों ही स्फीयर के लिए इंटरनल पॉइंट है, बिल्कुल। चलो सपोज करो मैं इंडिविजुअल देखता हूँ, इंडिविजुअल, यदि मैं सिर्फ इस वाले स्फीयर की वजह से देखता ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं क्या करता, यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करता और जिसे मैं R1 कह लेता, ठीक है। और इसके लिए इधर से एक पोजीशन वेक्टर मैं R2 ड्रॉ करता। सोचो, यदि मैं पहले स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तुमसे ए पॉइंट पे पूछूं, तो तुम्हारा आंसर आता कि E इक्वल्स टू रो R1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आता क्या, बोलो? सिर्फ पहले स्फीयर की वजह से, क्योंकि इंटरनल पॉइंट है। अब यहाँ पे न्यूट्रलाइज तब हुआ ना जब हम दोनों को सुपर इम्पोज किए। यदि दो को तुम अलग अलग देखो तो इसके लिए तो तुम यही लिखते ना। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहने का क्या मतलब है कि एक को अलग देखो, दूसरे को भी अलग देखो। एक को इधर देख लिया, दूसरे को ऊपर, उसके बाद हम फाइनली सुपर इम्पोज करेंगे। तो हम दोनों की वजह से अलग अलग इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ले रहे हैं और फिर हम ऐड कर देंगे जैसे कि पहले भी किया था। तो देखो, दूसरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, तो -ρ R2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सप्रेशन में कहीं कोई डाउट है तो बताओ। सही, बस सिंपल, आ गया आंसर। तो E इक्वल्स टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यदि हम कॉमन ले तो ब्रैकेट में R1 माइनस R2 वेक्टर आएगा, है कि नहीं? अब तुम्हें यहाँ एक ट्राइंगल दिख रहा होगा। इस ट्राइंगल में मैं C1 से C2 की तरफ एक वेक्टर मान लेता हूँ, C1 से C2 की तरफ। तो क्या मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हेल्प से ये लिख सकता था क्या? ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एक डी वेक्टर आ जाएगा। और इस रिजल्ट को हम अब एनालाइज करेंगे। पहले यहाँ तक तुम्हें समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। सही है, बहुत इजी है, सुपर इम्पोजिशन लगा दिया। चलो, अब मैं तुमसे कुछ पॉइंट्स पूछूंगा, उसका आंसर बताना। क्या ये रिजल्ट पॉइंट ए के लोकेशन पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल सही। मतलब ये पॉइंट ए इस रीजन में कहीं भी होता, देखना, इस रीजन में कहीं भी होता, इस रीजन में, तो क्या मैं ऐसा कह सकता था कि रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यही आता जो हमने सॉल्व किया है? अच्छा, इस रिजल्ट को देख के क्या तुम ये नहीं कह सकते कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है? रिजल्ट देख के हम ये नहीं कह सकते कि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि C1 और C2 तो सेंटर है, और इन दोनों के सेंटर के बीच तो डिस्टेंस कॉमन कांस्टेंट ही है ना। तो कहने का मतलब कि ये जो हमें इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिला है, वो बेसिकली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो, डायरेक्शन हमें C1 से C2 तक देखा, यदि मैं इसे एरो से तुम्हें रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। मतलब इस रीजन में मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है, ये मुझे रिजल्ट ने बताया। अच्छा सोचो, यहाँ पे पॉइंट मैं कोई x मान लेता हूँ और यहाँ पे पॉइंट मैं y मानता हूँ, और मुझसे कोई पूछे कि vx माइनस vy बताओ, और सपोज xy के लिए हमें डिस्टेंस दिया गया है, xy के लिए हमें कोई डिस्टेंस दे दिया गया, सपोज कर लो a, xy a के बराबर है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, सोचो, सिंपल, रो d अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू a। पोटेंशियल डिफरेंस यदि हमसे कोई पूछे तो हम ये लिख सकते हैं, सही है ना? तो आई थिंक तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें मेन पॉइंट क्या है, तो एक ये रिजल्ट, इस रिजल्ट का जो इंटरप्रिटेशन है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके लोकेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, यस का मैसेज करना, आगे बढ़ेंगे। एक्स वाई ये क्या, ये तो मैंने सिंपल एक्स वाई इक्वल्स टू ए डिस्टेंस मान लिया और पोटेंशियल सॉल्व कर लिया।
हाँ कहीं भी ले सकते हो ना, कहीं भी कॉमन रीजन में ही लेना है हमें, इधर इधर लोगे तो फिर तो अलग हो गया ना। यदि तुमने ए पॉइंट को इधर मान लिया तो इसके लिए एक्सटर्नल हो गया, इसके लिए इंटरनल हो गया। सोचो यदि मैं तुमसे कहता हूं कि ए पॉइंट यहाँ पे है, ए पॉइंट यहाँ पे है, तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि C2 स्फीयर के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है और C1 स्फीयर के लिए इंटरनल पॉइंट है, तो यहाँ तो रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा ना। चलो आया समझ पे, इसका मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर सुपर पोजिशन के बिना भी सॉल्व कर सकते हो। अभी बस थोड़ा पेशेंस रखो, सब कुछ आएगा, डोंट वरी, है सारे क्वेश्चंस हम करेंगे सॉल्व। चलो यहाँ तक हो गया हो, यस का मैसेज करो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस फुल अटेंशन के साथ अभी सुनना, क्योंकि आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इनफैक्ट मैं तुम्हें बता दूं कि IIT JEE एडवांस की हम यदि मैं बात करूं तो मैक्सिमम क्वेश्चन ना इधर से ही पूछे जाते हैं, गॉस लॉ, शेल थ्योरम, ये सब जो मैं आज पढ़ाऊंगा फिर 2-3 दिन बाद, मतलब दो एक दो लेक्चर से जो कंटेंट्स होंगे ये सब काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो फुल अटेंशन के साथ सुनना है और कोशिश करना है कि एक बार में ही समझे, क्योंकि यदि तुम रिपीट रिपीट करके मैसेज कभी टाइप करते हो इन केस, तो फिर लय टूट जाता है, फिर मजा नहीं आएगा। वैसे मैं एक चीज को 2-3 बार खुद से रिपीट कर देता हूँ, बट फुल अटेंशन के साथ हमें सुनना है, ठीक है। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना, इधर है रेडियस r, इधर है रेडियस 2r, ठीक है। और इसके लिए हमें चार्ज डेंसिटी दिया गया है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो गिवन है। सिर्फ इतने से पार्ट में ही चार्ज है, ये हॉलो है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना। हमने 3 पॉइंट अज्यूम करें, इधर A, B और यहाँ पे C, ABC, ठीक है। मानो इधर लिख देता हूं, OA डिस्टेंस है r/2, OB डिस्टेंस है 3r/2 सपोज कर लो, और OC डिस्टेंस है 5r/2। ये मैंने हमें दिया गया है डिस्टेंसेस के बारे में। हमसे क्या पूछा गया, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ABC। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, सुनना ध्यान से। देखो चार्ज कहां से कहां तक फैला हुआ है, R से 2R तक। चार्ज कहां से कहां तक, R से 2R तक। बहुत ध्यान से सुनना है अपने को। मैं कहता हूं कि मानो R से 2R के पार्ट में बहुत सारे स्फीयर होंगे, हॉलो स्फीयर, मतलब R से 2R को हम ऐसे भी तो फॉर्म कर सकते हैं कि एक R स्फीयर का हम कोई R स्फीयर हम ले लें और उस पे dr थिकनेस का एक हॉलो स्फीयर लेके उस पर चिपका दे, फिर उसके बाद और इस तरीके से इनफाइनाइट हम चिपकाते जाते हैं, ऐसा मटेरियल बन जाएगा, कंफर्म बात है। अच्छा, और वो जो मैं हॉलो स्फीयर की बात कर रहा हूँ उसी को अपन शेल कह देते हैं, ठीक है। सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से। जो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैं उसके ऊपर चिपकाने वाला हूं, तो जितने भी मैं स्फीयर उसके ऊपर चिपकाने वाला हूं, सभी स्फीयर के लिए ए पॉइंट इंटरनल अंदर का पॉइंट है क्या, यस या नो मैसेज करो, कंफर्म है ना। यदि मैं सिंपल तुमसे कहूं कि R से 2R को मैं 10 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और सभी को एक एक शेल की तरह मैं अज्यूम करके देख रहा हूं, तो ये 10 सेल के लिए क्या ये पॉइंट ए इंटरनल पॉइंट होगा क्या, सोचो।
और इंटरनल पॉइंट है मींस हमें पहले ही बताया गया था कि इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पे कितना होगा, 0। ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बी के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। सोचो बी का रीजन कहां से कहां तक है। यदि मैं तुम्हें डायग्राम में दिखाऊं तो कुछ कितना रीजन है, ये है बी का रीजन। सोचना, बहुत ध्यान से सोचना, बहुत ध्यान से। r से 3r/2, r से 3r/2 के लिए हम देखें, r से 3r/2 के लिए क्या बी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है क्या। r से 3r/2 में जितने भी शेल मैंने अज्यूम किए हैं उन सभी शेल के लिए पॉइंट बी एक्सटर्नल है। एंड 3r से 2r, 3r से 2r के लिए पॉइंट बी इंटरनल है। बोलो, तो जो 3r, सुनना, जो 3r/2 और 2r के बीच के जो मैं रीजन की बात कर रहा हूं, जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि पॉइंट बी इंटरनल है, तो उन सभी शेल की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्योंकि इंटरनल है। तो रिजल्ट किसकी वजह से आएगा, जो एक्सटर्नल है उसकी वजह से। जिस स्फीयर के लिए बी पॉइंट एक्सटर्नल था उसकी वजह से। बोलो, और क्या हमें ये बताया गया था कि एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि उस पर जितना भी चार्ज है उसे हम सेंटर पे प्लेस करके एक पॉइंट चार्ज की तरह सॉल्व कर लें। सही है। तो अब ध्यान से देखना, इस पे क्या मैं चार्ज सॉल्व कर सकता हूँ, इस रीजन में चार्ज कितना है, कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। तो मैं सिंपल Q इक्वल्स टू लिखूंगा रो इनटू वॉल्यूम, तो 4/3 पाई 3r/2 का क्यूब माइनस माइनस यहाँ पे कॉमन लगा देता हूँ r3। ये आएगा क्या चार्ज, सोच के देखो, क्योंकि अंदर तो चार्ज है नहीं, सिर्फ इतने से रीजन में है, तो मैंने वॉल्यूम लिख लिया और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे चार्ज पता लग गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिखूंगा बताओ, KQ/r², और B कहाँ पे है बताओ, 3r/2 पे, और Q की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया हो, यस का मैसेज करो। फ्लक्स नॉट रिक्वायर्ड क्यों पूछ रहे हो फ्लक्स के बारे में। यहाँ पे हमने रिजल्ट यूज कर लिया, यहाँ पे हम फ्लक्स इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने जो अभी तक पढ़ा है ना, उससे जो हमने रिजल्ट डिराइव किए हैं उस रिजल्ट को हमने यूज कर लिया। तो मैं ये बोला गया है ना बार बार, ये मैंने बोला है कि एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हम पॉइंट चार्ज अज्यूम कर सकते हैं, कर लिया अज्यूम। और ये जो मैं बोल रहा हूँ इसके लिए हमने गॉस थ्योरम लगाया था। तो पॉइंट बी तुम्हें अच्छे समझ में आया हो, इसका मैसेज करो। अब हम देखेंगे पॉइंट सी। ये कर लोगे ना सॉल्व, ये तो सिंपल है कैलकुलेशन। बढ़े आगे क्या, पॉइंट सी के लिए देखें, ये कर लेना कैलकुलेशन, टाइम सेव करते हैं अपन। देखो अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। क्या सी पॉइंट मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है क्या, है ना। सी एक्सटर्नल है तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, कंप्लीट चार्ज को मैं सेंटर पे मान सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं चार्ज सॉल्व कर लेता हूँ कितना आएगा। तो देखो सी के लिए मैं क्या करूंगा,
सी के लिए तो सिंपल है, एक्सटर्नल का पॉइंट है, तो सबसे पहले मैं क्यू सॉल्व करूंगा और क्यू क्या लिखूंगा, क्यू डेंसिटी वॉल्यूम 4/3 पाई 2r का क्यूब माइनस r का क्यूब, ये आ जाएगा। और जैसे ये तुमने सॉल्व करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इक्वल्स टू के क्यू बाय r है कितना 5r/2, और इस क्यूब को यहाँ पे प्लेस कर दोगे। समझ आया हो यस का मैसेज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच ऑन करेंगे। कैलकुलेशन तुम बाद में कर लेना, एक दो लाइन स्पेस छोड़ दो। बस समझ में आया हो तो यस का मैसेज कर दो। तुम इसमें यदि फ्लक्स जैसा सॉल्व करना चाहते हो तो इसको यहाँ से गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लो। गॉसियन सरफेस अज्यूम करके क्यू इनक्लोज लिखो, क्यू इनक्लोज लिखते हुए फिर e इंटू पाई आर स्क्वायर करते हुए सॉल्व करो, सेम रिजल्ट आएगा। चलो आगे बढ़े क्या। यदि कोई इसे गॉस थ्योरम से करना चाहता है तो क्या करेगा कि इधर तुम गॉसियन सरफेस अज्यूम करो, तो चार्ज इनक्लोज तो इतना ही लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे 4 पाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर में ये वाला टर्म आएगा, तो रिजल्ट तुम्हारा सेम आएगा, तुम चेक कर सकते हो। आगे बढ़े। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा रेस के डाउट्स हो गए क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और इधर हमने कोई कैविटी माना है, बहुत ध्यान से सुनना। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसपे प्लस रो का चार्ज डेंसिटी गिवन है, प्लस रो का, ठीक है। और ये कैविटी है, कैविटी मतलब यहाँ से हमने कट करके निकाल लिया है, ठीक है। इधर मान लो सेंटर C1, इस कैविटी का सेंटर है C2, C1 C2, और यहाँ पे कोई पॉइंट है A, समझना ध्यान से। और इस A पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A। सोचो, दिमाग लगाओ, आंसर बताओ। कैविटी का मतलब खोखला, यहाँ से मटेरियल कट करके हमने निकाल दिया है। हाँ बिल्कुल सुपरपोजिशन मेथड लगाना है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सही सोच रहे हो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोचो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो
यदि मैं तुमसे कहूं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैं इस तरीके से डायग्राम एक ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, और इधर है प्लस रो की चार्ज डेंसिटी और इसमें माइनस रो चार्ज डेंसिटी, क्या इन दोनों को मैं ऐड करूं तो क्या ऐसा डायग्राम मुझे मिलेगा क्या? हाँ या ना बोलो, मिल जाएगा ना कंफर्म? अब सोच के देखो, यदि मैं तुमसे कहूं कि ए पॉइंट यहाँ पे मार्क करो तो तुम ऐसे ही मार्क करोगे पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए ऐसे ही मार्क करोगे। अब मैं तुमसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, पॉइंट ए फर्स्ट स्फीयर के लिए अंदर का पॉइंट है बाहर का? इंटरनल। एंड पॉइंट ए दूसरे वाले स्फीयर के लिए भी इंटरनल का। क्या मुझे दोनों इंटरनल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आता है? बिल्कुल, क्या लिखना आता है? तो रो r1, सपोज करो r1 को मैं लिख रहा हूँ c1a वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, इसके लिए लिखना चाहें तो रो c2a डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कैसा है? माइनस का, लिख सकते हैं। करते हैं सॉल्व, कॉमन निकालो, तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट यदि हम कॉमन निकालें तो क्या मिलेगा मुझे? c1a वेक्टर माइनस c2a वेक्टर। दिख रहा है क्या तुम्हें? अच्छा, ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करने वाला हूँ। इस ट्रायंगल को यदि तुम अच्छे से देखो तो क्या लिख सकते हो? cc1 c1 c2 प्लस c2a बराबर c1a। तो यहाँ से c1 c2 यदि मैं लिखना चाहूँ तो c1a माइनस c2a, देख सकते हो। और इस रिजल्ट को हम यहाँ रिप्लेस करें तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में c1 c2 वेक्टर। तो ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट पता लग गया, कौन से पॉइंट पे? पॉइंट ए पे। एक बार रिजल्ट को देखो फिर हम रिजल्ट एनालाइज करते हैं, देखो ध्यान से। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तुम यहाँ पे माइनस करके से प्लस चार्ज ले लो, बात एक ही है ना? लेकिन हम माइनस इसलिए लेते हैं ताकि समझ में आए कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज ने न्यूट्रलाइज कर दिया, तो न्यूट्रलाइज थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, कि पॉजिटिव के ऊपर निगेटिव रखा तो चार्ज जीरो और कैविटी बन गया। तुम्हें ये रिजल्ट समझ में आया यहाँ तक जो हमने सॉल्व किया? तो ये इसका मैसेज करो फिर हम रिजल्ट एनालाइज करेंगे। चलो, रिजल्ट फिर से सेम आया है, C1 C2, C1 C2 है क्या? दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली वेक्टर, सिंपल है ना? अब मैं तुमसे कहूं कि क्या रिजल्ट पॉइंट ए की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है क्या? कैविटी का मतलब ही है न्यूट्रल, यहाँ पे जो चार्ज यहाँ पे न्यूट्रल ही है, कैविटी को हम न्यूट्रल ही मान के चल रहे हैं, कैविटी का मतलब यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है। लाइक प्रीवियस क्वेश्चन ए इज इंटरनल सो वी कैन से, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो देखो ना, यहाँ पे C1 C2 वेक्टर आया, ए शुड बी इनसाइड द कैविटी ओनली, बिल्कुल बिल्कुल, ए को कैविटी के अंदर ही होना होगा, बिल्कुल सही। तो क्या ए के लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है? कैविटी के अंदर मैं ए को कहीं भी मान लूं, रिजल्ट तो सेम आना है ना? बिल्कुल, रिजल्ट सेम आना, और रिजल्ट को तुम अच्छे से देखो तो डायरेक्शन किधर है? C1 C2। कितने मैसेजेस आ रहे हैं? Here cavity is not necessarily equivalent to no material। देखो हम यहाँ पे चार्ज सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब चार्ज सॉल्व कर रहे हैं तो तुम इसको ऐसे समझो कि हमें यहाँ पे मटेरियल मास वगैरह से कोई खास मतलब तो है नहीं, हम यहाँ पे चार्ज को ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, मतलब ज्यादा अपन फोकस चार्ज पे कर रहे हैं। इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, तुम दोनों को सुपर इम्पोज करोगे तो यहाँ से चार्ज गायब हो जाएगा ना। अब चार्ज गायब हो गया, क्वेश्चन फॉर्म हो गया, मास से तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं है ना, वहां पे मास का तो कोई रोल भी नहीं है यहाँ पे।
वो सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, पहले ये तो इस पे तो तुम समझो, उसके बाद हम बाहर के पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। अभी मुझे एक्सप्लेन कर लेने दो, है ना, फिर मैसेज करना। तो C1 C2 तुम्हें देख के लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होनी है, इस तरफ। तो यदि मैं इसी कैविटी को इधर ड्रॉ करूं और मैं तुम्हें इसमें डायरेक्शन के थ्रू समझाऊं, तुम ऐसे दिखा सकते हो। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है बताओ, यूनिफॉर्म। सही है। तो ये रिजल्ट और ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो ये इसका मैसेज को, सिर्फ इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। चलो इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट हम एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से सुनना। पहले ये नोट कर लो अच्छे से, डन का मैसेज करो, फिर मैं एक अलग एक पॉइंट अज्यूम करके तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। चलो देखना। फिर से हमारे पास ये नॉन कंडक्टर है और फिर से हमने ये कैविटी माना है। इधर है मानो C1 और इस तरफ है C2। इधर प्लस रो का चार्ज डेंसिटी है, इसमें कैविटी है तो कोई चार्ज नहीं। हमें जो पॉइंट दिया गया इस बार हमें ए पॉइंट बाहर दिया गया है। बाहर इन द सेंस कि इसके बाहर और इसके अंदर। सोचो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लिखना है। जहां भी डिस्टेंस वगैरह लिखना हो तो C1 है C2 है, इस तरीके से डिस्टेंस लिख लेना। तो नॉन कंडक्टिंग है, प्लस रो का चार्ज डेंसिटी, और फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, और ये कैविटी है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। फिर से सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन में यदि मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो क्या मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, ए पॉइंट इधर, इस तरफ ए पॉइंट, ऐसा ही ड्रॉ होगा। देखो ध्यान से, है ना, इसमें से, और यहाँ पे प्लस रो डेंसिटी, इधर माइनस रो। सॉल्व करोगे तो दोनों को ऐड करोगे तो ये डायग्राम आ जाएगा जैसा कि क्वेश्चन में गिवन। सोच के बताना, क्या पहले स्फीयर के लिए ए पॉइंट इंटरनल है, दूसरे के लिए एक्सटर्नल है? सिंपल। मान लो इसके लिए हमें रेडियस स्मॉल आर गिवन है, रिक्वायरमेंट आने वाली है, स्मॉल आर हमने मान लिया। तो क्या मैं इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यदि लिखना चाहूँ, ई नेट मुझे लिखना है, तो मैं इसकी वजह से लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ रो C1A अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते हैं क्या, क्योंकि इंटरनल है। इसके लिए एक्सटर्नल है तो तुम इसमें इसके लिए कंप्लीट चार्ज सॉल्व करके इसे सेंटर में प्लेस कर दो, तो कंप्लीट चार्ज इस पे कितना होगा। अब हमें पता है कि सॉलिड 3D है, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये चार्ज होना है नेगेटिव। और ये मैंने चार्ज कहाँ पे प्लेस कर दिया, इसके सेंटर पे। तो क्या मैं लिख सकता हूँ प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे एक माइनस डायरेक्टली लिख देते हैं, के क्यू की जगह रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो मुझे चार्ज पता लग गया के क्यू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, C2A का स्क्वायर। तो ये है मेरे पास रिजल्ट। और यूनिट वेक्टर लगाना हो यहाँ पे तो C2A की तरफ यूनिट वेक्टर लगा दो, क्योंकि मैंने नेगेटिव ऑलरेडी यहाँ पे लगाया हुआ है, ध्यान से, है ना। तो ये रिजल्ट है, एक बार देखो ध्यान से, समझ में आया तो ये इसका मैसेज करो। तरीका सेम है। ए पॉइंट को हमने देखा, ए पॉइंट एक के लिए अंदर है, दूसरे के लिए बाहर है। तो अंदर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस साइन ये क्यों आया पता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज इधर मैंने पहले रख दिया। तुम चाहो तो इस माइनस को यहाँ प्लस करते हुए इस डायरेक्शन को अपोजिट कर सकते हो। तो ये सब तुम्हें अब आता होगा। समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। देखो फील करो।
अभी तक जो भी पॉइंट्स मैं रिपीट कर रहा हूँ उसी का एप्लीकेशन है, बाकी हमने कुछ भी नया काम नहीं किया है। समझ में आया हो यस का मैसेज करो। सभी को मैसेज करना है। चलो बढ़िया, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखना। चलो हेडिंग लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने दो एप्लीकेशन दो या तीन देख लिया था, नहीं तीन, एक पॉइंट चार्ज, सॉलिड कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। फोर्थ आएगा, फोर्थ लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट 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 लेंथ ऑफ लाइन चार्ज। देखना, एक हमारे पास इस तरीके से इनफाइनाइट लेंथ लाइन चार्ज है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी। अच्छा, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मैं तुमसे पूछूं तो तुम क्या आंसर करोगे, बताओ तो। अभी तक जो रिजल्ट, अभी तक जो तुमने पढ़ा है उसके बेसिस पे इस पी पॉइंट पे बिल्कुल सही, 2 के लैम्डा बाई आर, सही है ना। ये रिजल्ट हम गॉस लॉ से भी सॉल्व करेंगे और सेम ही आएगा। तुम्हें याद होगा हमें बताया गया था कि लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसा मानना है, सिलेंडर मान लिया, जिसके सरफेस पे हमने पी पॉइंट को रख दिया हुआ है। सोचना, इधर मैंने लेंथ एल अज्यूम करा, रेडियस है स्मॉल आर, जैसा कि यहाँ नीचे दिखाया भी गया है। सोचो यदि मैं फ्लक्स सॉल्व करूं तो लाइन ड्रॉ करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, है ना, यूनिफॉर्म है ऐसा मानना है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तुम्हें पता है कि इसके टॉप और बॉटम सरफेस की वजह से फ्लक्स जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, मैसेज करो। टॉप एंड बॉटम सरफेस की वजह से फ्लक्स जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि 90, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन दोनों के लिए 90 है, इस वजह से, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हमें सिर्फ इन दो सरफेसेस की वजह से फ्लक्स मिलने वाला है। सोचना, ध्यान से देखना, तो एक तरह से हमें ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, तो मैं डायरेक्ट यदि लिखूं तो ई डॉट एरिया इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई एरिया की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 पाई आर इंटू एल, और क्यू इनक्लोज्ड लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल क्यू, क्योंकि लेंथ हमें एल गिवन है, लाइन चार्ज है, तो इस सिलेंडर में हमने चार्ज कितने इनक्लोज करा, लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई में क्या लिखूंगा, एल से एल कैंसिल और लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और तुम इसी रिजल्ट को चाहो तो लिख सकते हो 2 के लैम्डा बाई आर।
नोट कर लियो, डन का मैसेज करो। और HCV के 18 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लेना है ना। गॉस लॉ चैप्टर में HCV क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व करना, और इसे भी प्रायोरिटी बेसिस पे करना। बाकी सब्जेक्ट्स के होमवर्क को जरा सा होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो इससे रिलेटेड आज कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन HCV के कर लेना, ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि कर क्या रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स को होल्ड पे करते हुए इस पे हम थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। इन केस टाइम मिले तो जो HCV में गॉस लॉ का थ्योरी पार्ट है ना, वो भी एक बार रीड करना। टेस्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, टेस्ट के लिए हम पढ़ रहे हैं क्या, बताओ। हमें IIT में जाना है ना। टेस्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि पेपर मैं नहीं बना रहा। स्मॉल टारगेट में भी तुम्हें यही करना है कि HCV अभी कंप्लीट करो गॉस लॉ के 18 तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट। देखना, एक चार्ज शीट है हमारे पास, इसकी वजह से हम, हाँ फिफ्थ एप्लीकेशन है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करना चाहते हैं। यदि मैं तुम्हें डायग्राम वाइज एक्सप्लेन करूँ, यदि तुम सामने से देखो, सामने से, तो ऐसा मैं एक लाइन की तरह ड्रॉ कर सकता हूँ। ऑल्दो है ये शीट टाइप 2D स्ट्रक्चर है, बट सामने से देखें तो हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, सही है। यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूँ तो पैरेलल यूनिफॉर्म इस तरीके से, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ है इस वजह से कर सकते हैं। चलो, अब यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस किस टाइप का अज्यूम करेंगे, सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल कैसा होगा, इस तरीके से, ठीक है, ऐसा सिंपल। और यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाऊं तो कुछ ऐसे, आई थिंक विजुअलाइज हो गया होगा, है ना। अब यदि मैं तुमसे कहूँ फ्लक्स बताओ, तो इस बार फ्लक्स हमें सिर्फ इन दो सरफेसेस की वजह से हम सॉल्व कर पाएंगे। ये S1 सरफेस और S2 सरफेस की वजह से सॉल्व कर पाएंगे। कर्व्ड सरफेस की वजह से क्यों नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 90 पे होंगे, इस वजह से, सही है। फ्लक्स सॉल्व करो, मानो एरिया हमें ए गिवन है, एरिया हमें ए गिवन है, तो क्या मैं फ्लक्स लिख सकता हूँ E इंटू एरिया इंटू 2, क्योंकि देखो इसके लिए एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ, इसके लिए एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, तो दोनों पॉजिटिव फ्लक्स है, ऐड कर दिया। अब यदि मैं तुमसे कहूँ कि चार्ज इनक्लोज्ड बताओ, तो सिग्मा इंटू ए, मानो इसमें चार्ज डेंसिटी हमें सिग्मा दिया गया है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है, सिग्मा इंटू एरिया। अब इक्वेट कर देते हैं, तो फ्लक्स 2 टाइम्स ऑफ E इंटू एरिया इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, A से A कैंसिल, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट तुमने पहले भी देखा हुआ है, कहाँ देखा था, मैसेज करो।
कब देखा था, क्या स्ट्रक्चर हम सॉल्व कर रहे थे, किसकी वजह से सॉल्व कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, कब देखा था बताओ, डिस्क, बहुत ही बढ़िया। जब हम डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व कर रहे थे तो उसी टाइम पे ये तुम्हें एक्सप्लेन किया गया था, और वहां पे मैंने ये पॉइंट भी बोला था कि ये स्ट्रक्चर हम बाद में भी देखेंगे, एंड ये रहा तुम्हारे सामने। देखो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, बिल्कुल इंटर रिलेटेड है, ये तुम्हें कनेक्ट करना है खुद से भी। और ये जो सेक्शन, ये हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चैप्टर के लास्ट पार्ट से ना जेईई एडवांस क्वेश्चन पूछता है, तो ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझ समझ के अपने को सॉल्व करना है, और कोशिश करना है कि इससे रिलेटेड डेली, मतलब जब तक ये टॉपिक चल रहा हो तब तक 10-10 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से हम सॉल्व कर सकें। नोट कर लेना, डन का मैसेज करना। अब लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। देखना डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ये हमारे पास कोई प्लेट है, इसे तो मैं इनफाइनाइट डायमेंशन का अज्यूम करके चलना है, ठीक है। और इसी को यदि मैं 2D में ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है, समझना ध्यान से। इसमें मानो हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, कंडक्टर है तो चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे, तो हमने चार्जेस सरफेस पे प्रेजेंट करा दिए, ठीक है। सोचना, अब हम इसमें गॉसियन सरफेस लेना है, सिलेंडर अज्यूम करेंगे जिसका एक सरफेस होगा अंदर की तरफ और दूसरा किधर होगा, बाहर की तरफ, एक अंदर दूसरा बाहर। यदि मैं इधर तुम्हें दिखाऊं तो कुछ ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हो या तो ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो, दोनों में से कोई ऑप्शन तुम चूज कर सकते हो, दोनों के लिए रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। चलो कोई एक ही हम ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने को, पहले तो सरफेस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, डायरेक्शन देखो तो डायरेक्शन कैसे, पॉजिटिव है आउटवर्ड। चलो अब हम फ्लक्स लिखेंगे, तो पहली बात तो तुम्हें ये पता होगा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर, पता है क्या, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर। तो यदि मैं सरफेस फर्स्ट के लिए देखूं तो सरफेस फर्स्ट की वजह से हमें फ्लक्स जीरो मिलेगा, क्यों जीरो मिलेगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू जीरो इनसाइड द कंडक्टर, सही है। तुम्हें पता है ना इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हम क्यों कहते हैं,
इसका रीजन क्या मैंने एक्सप्लेन किया है? नहीं, नो आंसर। चलो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इनसाइड। अब यदि मैं इस S2 सरफेस की वजह से हम देखें, S2 सरफेस को ध्यान से देखें, तो S2 सरफेस की वजह से फ्लक्स क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव फ्लक्स। अच्छा, इधर जो इंटरसेप्ट हम देखें, तो यहाँ से यदि मैं चार्ज इनक्लोज्ड पूछूं तो सिग्मा इंटू एरिया लिखोगे, और सिग्मा इंटू एरिया क्या है हमारा? चार्ज इनक्लोज्ड। सोचो, फ्लक्स इक्वेट करें तो क्या मैं लिख सकता हूँ? ई इंटू एरिया इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इंटू एरिया और क्यू इनक्लोज्ड है कितना? सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये है किसी भी कंडक्टिंग प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नोट करो, फिर मैं बताता हूँ कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का क्या रीजन है। हेडिंग रिपीट कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। देखो, मेन है यहाँ पे सिमेट्री, है ना, मेन सिमेट्री है। अब यहाँ पे हम सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ही क्यों मानते हैं, इसका रीजन मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यदि मैं तुमसे कहूँ कि प्लेट और शीट में डिफरेंस क्या है, तो तुम कहोगे थिकनेस का डिफरेंस है। शीट में थिकनेस लगभग जीरो के बराबर, बट प्लेट में थिकनेस जीरो नहीं होता है। लेकिन यदि मैं सेम क्वेश्चन तुमसे पूछूं कि प्लेट में थिकनेस कितना होता है, तो क्या तुम बता पाओगे? बस इतना पता है कि कुछ मोटा सा रहता है। क्या उसका हमें डायमेंशन कभी बताया गया? नहीं बताया गया। सिर्फ ऐसा बताया गया कि कुछ, हाँ, मोटाई रहेगी, उसको हम प्लेट कह देंगे, सिंपल। तो अब सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ पे कहीं हमें डायमेंशन तो फिक्स किया नहीं गया है कि इस से इस रेंज के बीच में यदि हम थिकनेस लेते हैं तो उसे हम प्लेट कहेंगे, यदि इसके बियॉन्ड होगा तो कुछ और स्ट्रक्चर कहेंगे। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आया कि हम सिमेट्री कैसे फुलफिल कराएं। तो फुलफिल कराने के लिए हमने क्या करा, गॉस लॉ ने, हमने नहीं, कि एक सरफेस को अंदर और एक सरफेस को बाहर, ऐसा जूम करा। इसके बाद ये कहा गया कि चाहे कैसा भी थिकनेस ले लिया जाए, तो ये दो पॉसिबिलिटी तो हमेशा ही रहेगा ना, एक अंदर और दूसरा बाहर। समझ रहे हो? तो ये रीजन है सिलेंडर मानने का। और सिलेंडर मानने का रीजन ये भी एक और देख सकते हो, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो सिंपल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक तरह से ऐसा समझो कि एक 3D स्ट्रक्चर में प्लेनर है, ऐसे कंप्लीट है ना। और उससे हमने एक सिलेंडर से देखा तो उससे एरिया, उसका मतलब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जा रहा है। फाइनेट 2En नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर जीरो होती है ना। तो सरफेस फर्स्ट की वजह से फ्लक्स जीरो, सरफेस फर्स्ट की वजह से फ्लक्स है जीरो के बराबर। चलो, ये नोट कर लियो तो डन का मैसेज करो, फिर मैं कब एक दो पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, थर्ड सरफेस की वजह से इसलिए नहीं लिया ना, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, परपेंडिकुलर है। ये सब तो हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हुए सिलेंडर को अज्यूम करते हुए सॉल्व किया था फ्लक्स। ठीक है, देखना। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें जनरल डिस्कशन में बता रहा हूँ।
देखो, मान लो हमारे पास कोई एक मेटेलिक स्फीयर है और इसे हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो तुम देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्लेस करा है ना, तो इस कंडक्टर से पास नहीं हो रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। एक कंडक्टर को हमने इस तरीके से प्लेस करा है, फिर भी इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 के बराबर ही है। ये कोई मेटेलिक कंडक्टर है मानो। अब ये 0 हुआ कैसे, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई करा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, कंडक्टर के पास बहुत सारे चार्जेस मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या हुआ कि इस कंडक्टर में जितने भी पॉजिटिव चार्जेस थे ना, वो आगे की तरफ ड्रिफ्ट कर गए। आगे की तरफ ड्रिफ्ट क्यों किए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स उस पर लगाया। फोर्स किधर लगाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई हुआ, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ, सरफेस पे ड्रॉ करना चाहिए मुझे, इधर की तरफ ड्रिफ्ट कर गया। और सिमिलरली नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगा तो इस तरफ ड्रिफ्ट कर गया। अब तुम खुद सोच के देखो, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, तो ये अंदर की तरफ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश कर रहा, मतलब अब किया जा रहा है कैसे। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कैसे, तो देखो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव पे टर्मिनेट, मतलब कंडक्टर ने खुद के अंदर एक सेम मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश कर लिया। अब तुम कहो कि सेम मैग्नीट्यूड क्यों, क्योंकि देखो इसके पास जितना स्ट्रेंथ होगा, हाँ बिल्कुल ये इंड्यूस चार्ज है, इसके पास जितना स्ट्रेंथ होगा उसी स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शन में यहाँ पे चार्ज डेवलप होगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है तो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस कम होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास कमी नहीं है, समझना ध्यान से। तो मतलब जितना इसका स्ट्रेंथ उसके हिसाब से यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस हो गए, और चार्ज इंड्यूस हो गए तो ये खुद का एक ना इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबल कर लिया, मतलब स्टेब्लिश कर लिया किधर, पॉजिटिव से ऑरिजिनेट करा के नेगेटिव की तरफ, खुद सेम मैग्नीट्यूड का। तो अब इस कंडक्टर के अंदर यदि मैं ई नेट देखूं, तो देखो ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल, तो ई नेट यदि हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो कैंसिल आउट हो गए 0। आया समझ। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का रीजन है इस पे जो इंड्यूस चार्ज डेवलप हुआ उसे कैंसिल आउट, उसने कैंसिल आउट करा दिया। पॉइंट समझ में आया हो, यस का मैसेज करो। चलो ये नोट कर लो जल्दी से। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी कंडक्टर के अंदर के किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम 0 मानेंगे। नेक्स्ट डे का होमवर्क, एक तो एचसीबी के 18 क्वेश्चन तक तुम्हें सॉल्व करना है, और बिगनर बॉक्स 8 कंप्लीट। बिगनर बॉक्स 8 कंप्लीट आज, फिजिक्स को ज्यादा टाइम डिवोट कर देना, ठीक है। बिगनर बॉक्स 8 कंप्लीट, और इलस्ट्रेशन तुम्हें सॉल्व करना है, इलस्ट्रेशन 60 से 64 तक। इसमें 2 इलस्ट्रेशन तो हमने क्लास में ही करा हुआ है, तो बाकी इलस्ट्रेशन पे भी फोकस करना, ठीक है। 60 से 64 तक सॉल्व करना इलस्ट्रेशन, और बिगनर बॉक्स 8 कंप्लीट। ये बिगनर बॉक्स 8 और इलस्ट्रेशन का हम डिस्कशन एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास इन द सेंस डाउट क्लास में, है ना। तो अब ये सॉल्व करके रखना, डाउट क्लास में जब अनाउंस करूंगा तो हम ये बिगनर बॉक्स डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। देखो अभी तक जो हम पोटेंशियल पढ़े वो एक पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़े हैं। अब इस टाइप के स्ट्रक्चर की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, इंटरनल पॉइंट पे कितना होगा, एक्सटर्नल पे कितना होगा, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। चलो बढ़िया।
हाँ रिवाइज तो करना होगा, बिल्कुल बिल्कुल रिवाइज करना होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हम्म। चलो ठीक है फिर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। आज फिजिक्स पे ज्यादा टाइम डिवोट करना है, ध्यान रखना। ओके बाय।